नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, सीआरपीएफ, इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसीएच के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल नहीं भूले। लाइक, शेयर एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आप तक पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों की मदद करें। 100 बात की एक बात है कि अगर आपने मदद करना सीख लिया तो आपका इंसान होने का जो दायित्व है वो आपने फुलफिल कर दिया। तो इसी विचार के साथ में आज के इस एमसीक्यू सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। द क्वेश्चन इज आस्किंग, द नर्स इज परफॉर्मिंग ए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन व्हेन शी डिस्कवर ए मास, है ना। व्हेन ए नर्स इज परफॉर्मिंग ए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो उसने डिस्कवर किया एक मास। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मास वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ मैलिग्नेंसी। क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा है कि जब आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे थे एज ए नर्स, तो आपको जब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन चल रहा था तो आपने डिस्कवर किया एक मास लाइक फीलिंग वहां पे मिली। तो ये जो मास है वो मैलिग्नेंट है। ये मास जो है वो इंडिकेट कर रहा है मैलिग्नेंसी को। क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलने पे, मास में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग आपको मिली या दिखी कि आपको ये लगा कि ये जो मास है ये मैलिग्नेंट टाइप का मास है? जवाब लिखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है टेंडर टू टच, सेकंड ऑप्शन है रेगुलर शेप, थर्ड ऑप्शन है मूव्स इजीली, फोर्थ ऑप्शन है फर्म टू टच। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा साइन इंडिकेट करता है कि ये जो मास आपको मिला है ये मास जो है वो मैलिग्नेंट वाला है? जवाब लिखिएगा साहब, जवाब लिखिएगा। मैक्सिमम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, मास जो है वो मैलिग्नेंट है या नहीं है, इसकी फाइंडिंग क्या रहेगी, मैलिग्नेंसी वाली फाइंडिंग क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ कह रहा है टेंडर टू टच, ये मैलिग्नेंटी को इंडिकेट नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है रेगुलर ऐसे, ये भी मैलिग्नेंसी को इंडिकेट नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन है मूव्स इजीली, ये भी मैलिग्नेंसी को इंडिकेट नहीं करता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये तीनों की तीनों नॉर्मल फाइंडिंग है। ये तीनों ही फाइंडिंग जो है वो किसी भी तरीके की कोई भी मैलिग्नेंसी को इंडिकेट नहीं करती है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं बन सकते। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। और क्या लिखा उसमें कि जब आप टच करेंगे तो वो कैसा लिखेगा? आपको फर्म दिखेगा। अगर टच करने पे मास जो है वो फर्म फील होता है तो इंडिकेट करता है कि वो मैलिग्नेंट टाइप का मास है। ये कैंसर की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। किसी भी मास को आप पाल्पेट करते हो और वो आपको फर्म दिखता है, दैट इंडिकेट कि वो मैलिग्नेंट टाइप का मास है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। लाइक बटन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को अटैच और कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कराएं, ताकि मैक्सिमम लोग इस शानदार एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। लाइक बटन को प्रेस करें और कंटेंट को तुरंत शेयर करें। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The nurse is caring for a client after a motor vehicle accident. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, उस मरीज की केयर हो रही है। The client has a fractured tibia. The bone is knotted, protruding through the skin. Which action would be the highest priority? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स है जो केयर दे रही है एक पेशेंट को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद में। क्या उस क्लाइंट में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से क्लाइंट में क्या हुआ? टीबिया का फ्रैक्चर हुआ। किसका फ्रैक्चर हुआ? टीबिया का। और इस बोन के फ्रैक्चर होने पे जो बोन है वो प्रोट्रूड हो गई है। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू बाहर की तरफ हड्डी जो है वो प्रोट्रूड हो गई है। कौन सा एक्शन जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ और जो हड्डी है वो उसका फ्रैक्चर हुआ टीबिया का, और वो टीबिया बोन जो है वो क्या हो चुकी है? प्रोट्रूड हो चुकी है, स्किन के थ्रू बाहर निकल चुकी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब आपकी क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी? जब टीबिया बोन जो है वो प्रोट्रूड होकर बाहर निकल गई, तो एज ए नर्सिंग एक्शन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है प्रोवाइड मैनुअल ट्रैक्शन अबव एंड बिलो द लेग। सेकेंड है कवर द बोन एरिया विद ए स्टेराइल ड्रेसिंग। थर्ड है अप्लाई एन एस बैंडेज अराउंड द एंटायर लोअर लिम्ब। और लास्ट है प्लेस द क्लाइंट इन द प्रोन पोजीशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है,
फ्रैक्चर किसका हुआ है? टीबिया बोन का, टीबिया बोन का फ्रैक्चर हुआ है और बोन जो है वो स्किन के थ्रू बाहर प्रोट्रूड हो गई है। हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? जब बोन स्किन के थ्रू बाहर प्रोट्रूड हो जाएगी उसको हम ओपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ये ओपन फ्रैक्चर हो गया है। और जब फ्रैक्चर ओपन हो जाता है, जब फ्रैक्चर ओपन हो जाता है तो उस फ्रैक्चर वाली बोन को, बोन के प्रोट्रूड होने की वजह से उस फ्रैक्चर बोन को हमें कवर करके रख देना होता है, क्योंकि उसका सर्जिकल करेक्शन होगा। कुछ भी उसमें मूवमेंट कराने पे और फर्दर इंजरी की रिस्क बढ़ती है। तो आपको क्या करना है? कवर कर दो उस बोन को, क्योंकि ओपन वुंड है, और स्टेराइल ड्रेसिंग से उसको कवर करके रख दो। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सबसे पहला और हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन होएगा। कवर द बोन विद द स्टेराइल ड्रेसिंग, ये सबसे पहला हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन है। प्रोवाइड ए मैनुअल ट्रैक्शन अबव एंड नी लेग, ये बिल्कुल खोटा जवाब है। मैनुअल ट्रैक्शन आपको वहां पे नहीं देना है इसको। अप्लाई एन एस बैंडेज अराउंड द एंटायर लोअर लिम्ब, नीचे के पूरे लिम्ब के ऊपर प्रेशर बैंडेज अप्लाई करेंगे, ऐसा अपन नहीं करेंगे यहाँ पे। और लास्ट स्टेप, प्लेस द क्लाइंट इन प्रोन पोजीशन, इससे भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ही एक्शन यहाँ पे खोटे रहेंगे, क्योंकि इन एक्शन को अभी आपको नहीं लेना है जब ओपन फ्रैक्चर हुआ है और जो वुंड है वहां से आपकी बोन जो है वो प्रोट्रूड हो चुकी है। जब बोन का प्रोट्रूजन हो गया है तो ये एक्शन वहां पे सही नहीं रहेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी, कि आप बोन के एरिया को स्टेराइल ड्रेसिंग से क्या कर दोगे? कवर कर दोगे। तो बी इज द करेक्ट वन। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, ए चाइल्ड इज टू रिसीव हिपेरिन सोडियम 5 यूनिट पर किलोग्राम के हिसाब से हिपेरिन रिसीव कर रहा है बॉडी वेट के हिसाब से सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा। हर 4 घंटे में ये दिया जा रहा है 5 यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। बच्चे का वजन जो है वो 52.8 पाउंड है, 52.8 पाउंड है। कितना यूनिट जो है वो बच्चा रिसीव करेगा 24 घंटे के अंदर हिपेरिन? समझ रहे हो बात को? कितना हिपेरिन देना है आपको? 5 यूनिट, 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ये हिपेरिन आपको देना है। बच्चे का वजन जो है वो 52.8 एलबीएस है। 52.8 एलबीएस को अब केजी में कन्वर्ट करना है, तो एक एलबीएस के अंदर 0.453 किलोग्राम होता है। इसको आप 52.8 से मल्टीप्लाई कर दो। 52.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो है वो पर कितना केजी होता है ये डोज आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 52.8 से 0.453 को, क्योंकि एक पाउंड के अंदर 0.453 किलोग्राम होते हैं, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे जो डोज आएगा अपना वो किलोग्राम में वजन जो रहेगा, जैसे मल्टीप्लाई करें 8 का 3 24, 2 3 का 2 6 और 2 8 है कि नहीं है, और 5 का 3 15, फिर 40 14 26, फिर हम बात करें 32 11 21, ठीक है। तो 4 8 1 9 3 2 और 4 पॉइंट के बाद में तो लगभग 24 केजी यहाँ पे आया है ना। कितना आ गया? 24 केजी इसका वेट आ गया है। और 5 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 12, 120 यूनिट्स देनी है हर 4 घंटे में। हर 4 घंटे के अंदर कितना देना है? 120 यूनिट। जब हमने 52.8 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो वो लगभग 24 किलोग्राम के आसपास आया। तो 24 तो हो गया केजी वजन बच्चे का, और डोज है इसकी 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई किया 24 को तो 120 यूनिट इसका डोज आया पर हर 4 घंटे का। और आपको 24 घंटे की डोज पूछिए तो 4 घंटे में 120 दे रहे हैं, और एक दिन में 6 बार 4 घंटा आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो 600, 6 का 2 12, 1 6 6 और 1 7, 720 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन है सिंपल सी। आप बोलोगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन तो इतनी लंबी एग्जाम में करनी पड़ती है आपको, तब जवाब आता है। और ये सिंप्लीफाई करके करोगे तो जवाब सही निकलेगा। और जवाब आपका कितना निकल गया? 720 यूनिट्स जो है हिपेरिन 24 घंटे में ये मरीज रिसीव करेगा। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, उन्होंने कैलकुलेट भी किया और एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकला है। और ये आंसर है सी, 720 यूनिट्स
पर 24 आवर्स इस मरीज को हिपेरिन जाएगा साहब। और इसकी डोज जो थी वो 5 यूनिट्स पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से थी। इसका वजन 24 किलो था, इसलिए ये टोटल डोज आई है 24 आवर्स का। समझ गए? आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है आपको? प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप है जो आपको वहां पे प्ले स्टोर पे मिलेगा। ऐप को इंस्टॉल कर दो। ये ऐप नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग देनी है और इसके अलावा इस ऐप के बारे में कुछ रिव्यू लिखना है। ऐसा करते ही इस ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के सामने होंगे। टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। वो टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आराम से आप टेस्ट सीरीज देवें, वीडियो लेक्चर को अटेंड करें। ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन फ्यूचर खूब सारी टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे जो अभी रिसेंटली एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, इसके अलावा बिहार सीएचओ की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आगे के एग्जाम में नॉर्थ सेट की टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल होगी और इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स और कोर्स कंप्लीट वहां पे अवेलेबल होंगे। तो ये ऐप इंस्टॉल कर दीजिए। बेहतरीन चीजें इस ऐप के ऊपर आप आने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो बस आपको इंस्टॉल करके ऐप को रखना है और बार बार उस ऐप को असेस करते रहना है। दूसरा, अगर आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना है, अगर आपको एग्जाम सेलेक्टेड स्टडी करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो, तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से, जिसका एड्रेस बहुत सिंपल है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस है ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम, लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। फटाफट से अप्रोच कर दीजिए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से और अपने कंसेप्ट को बना के उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़िएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सूचनाएं आप लोगों के लिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा विच कमेंट मेड बाय द क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बीमारी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मरीज ने कोई कमेंट दिया। यहाँ पे वो कमेंट ये बता रहा है कि नीड है मरीज को नर्सिंग फॉलोअप की। मतलब मरीज ने कोई कमेंट किया और उस कमेंट को देख के अपने को लगता है कि मरीज दिक्कत के अंदर है और उसको फॉलोअप की जरूरत है। ऐसा क्या कमेंट किया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज ने कि आपको लगा कि उसको फॉलोअप की नीड है? वहां पे पहला है माई हार्ट रेट हैज बीन बिटवीन 60 एंड 70 द पास्ट वीक। पिछले सप्ताह मेरी हार्ट रेट है जो 60 और 70 के बीच में रह रही है। माई ओरल टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मेरे ओरल टेम्परेचर जो है वो कल 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था यस्टरडे। आई हैव यूरिनेटिंग एवरी 4 आवर्स ऑफ द पास्ट 2 डेज। पिछले 2 दिनों से मैं हर 4 घंटे में जो है यूरिन पास कर रहा हूं। और आई हैव गेन्ड 3 पाउंड सिंस यस्टरडे। मैंने कल से 3 पाउंड वजन को गेन किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है। आपको क्वेश्चन ने पूछा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मरीज है, कौन सा डाटा इंडिकेट करता है फर्दर टीचिंग के बारे में? जवाब लिखिएगा। हार्ट रेट 60-70 और टेम्परेचर 98, ये दोनों के दोनों नॉर्मल है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दी हुई रीडिंग एकदम नॉर्मल है। किसी भी फॉलोअप की जरूरत इस मरीज को नहीं है इन 2 डाटा के आधार पे। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है हर 4 घंटे से मरीज यूरिनेट कर रहा है। ये कंडीशन पॉलीयूरिया की कहलाती है। और पॉलीयूरिया अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को मरीज हो रहा है तो ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि थेराप्यूटिक आउटकम है किसका? डायूरेटिक का, है ना। जो थेराप्यूटिक आउटकम, जो ट्रीटमेंट के पर्पस से हम मरीज को डायूरेटिक दे रहे हैं, उसकी वजह से मरीज को डायूरेसिस हो रहा है, तो ये थेराप्यूटिक आउटकम है सी। यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि 3 पाउंड वजन को मरीज ने गेन कर लिया, ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। ए, बी और सी ये 3 तो नॉर्मल डाटा थे, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं थी। लेकिन ऑप्शन डी जो है कि 3 पाउंड वजन गेन हो गया, ये प्रॉब्लम है। यस्टरडे से आज 3 पाउंड वजन बढ़ गया। 1 पाउंड में आधा किलो होता है और 1 दिन में 1.5 किलो वजन का बढ़ना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। मरीज फ्लूइड रिटेंट कर रहा है। हार्ट फेलियर के सिम्टम मरीज में वर्स्ट होते जा रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है फ्लूइड रिटेंशन को। किसको इंडिकेट करता है? फ्लूइड रिटेंशन को। और मरीज में जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी होती जा रही है? ये कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है, ये यहाँ पे लग रहा है अपने को। तो ये डी यहाँ पे आंसर बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल फाइंडिंग है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद बोन कैंसर। एक मरीज है जिसको डायग्नोस हुआ है हड्डी का कैंसर और वो एग्जिबिट कर रहा है मेंटल कंफ्यूजन को। पेशेंट जो है वो क्या एग्जिबिट कर रहा है? मेंटल कंफ्यूजन।
बीपी मरीज का 150-100 है, मरीज को बोन कैंसर है और उसमें मेंटल कंफ्यूजन के साथ में हाइपरटेंशन हो रहा है। Which laboratory value would correlate with the client's symptom, reflecting a common complication with the diagnosis? कौन सी लेब वैल्यू ये रिफ्लेक्ट करती है कि इस सिम्टम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज का कॉम्प्लिकेशन के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? कौन सी चीज या ऐसा बताएगी? मेंटल कंफ्यूजन के साथ में मरीज को हाइपरटेंशन हो रहा है, लैब वैल्यू का कोरिलेशन है क्लाइंट के इन सिम्टम के साथ में, ऐसे क्या सिम्टम वहां पे देखने को मिल रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम 5.2, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम 13, थर्ड ऑप्शन है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1.7 और लास्ट ऑप्शन है सोडियम 138। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सी फाइंडिंग ये बता रही है कि मरीज को जो है कौन सी दिक्कत है, इस सिम्टम के होने के रीजन क्या है? बोन कैंसर का मरीज है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। कंफ्यूजन और हाइपरटेंशन, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है और दूसरा मरीज को क्या हो रहा है? हाइपरटेंशन हो रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंफ्यूजन और हाइपरटेंशन ये दोनों के दोनों सिम्टम जो है, ये दोनों के दोनों सिम्टम हाइपरकैल्सीमिया के हैं। किसके सिम्टम है? हाइपरकैल्सीमिया के। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बोन कैंसर का मरीज है, तो बोन कैंसर वाले मरीज की ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा रहता है, हाइपरकैल्सीमिया रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा जिसमें लिखा हुआ है कैल्शियम का लेवल है 13 mg/dl। नॉर्मली 11.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 13 हो गया है, ये हाइपरकैल्सीमिया को इंडिकेट करता है। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हाइपरकैल्सीमिया हो गया है जिसकी वजह से मरीज को कंफ्यूजन और हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी ज्यादा हो रहा है, मेंटल कंफ्यूजन मरीज में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए में हालांकि पोटेशियम भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये सिम्टम पोटेशियम से संबंधित नहीं है, इसलिए खोटा जवाब है, ए यहाँ पे नहीं बनेगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही नॉर्मल वैल्यू के अंदर है और इनका संबंध मेंटल कंफ्यूजन या हाइपरटेंशन से नहीं है बिल्कुल भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी, हाइपरकैल्सीमिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, कुछ लोगों ने इसको सही से पहचाना। बोन कैंसर का अगर आपको पता है तो कंसेप्ट पकड़ पाओगे कैल्शियम का और तभी जवाब सही बनेगा। और अगर आप ऐसी कंसेप्चुअल स्टडी चाहते हो तो टीम नोवल आपका इंतजार कर रही है, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। पहुंच जाइए, जुट जाइए टीम नोवल के संग। 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी आपको नॉर्सेट 2021 में सफलता की गारंटी दिलाती है। तो आप लगातार 6 महीने कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में टीम नोवल के संग आइए और अपने बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़िए। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज डिस्कसिंग पेन फ्रॉम कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस की वजह से मरीज को दर्द हो रहा है, वो पेन के बारे में डिस्कस कर रहा है। Which statement made by the client most accurately describe the typical pain of this disorder? मरीज को कोलिसिस्टाइटिस है, उसकी वजह से मरीज को पेन हो रहा है, ऐसा मरीज डिस्क्रिप्शन कर रहा है। तो उसने क्या डाटा दिए? तो आप कहोगे कि हाँ साहब, ऐसा अगर हुआ है तो डेफिनेटली कोलिसिस्टाइटिस की वजह से होने वाला पेन था। तो ऐसी क्या चीज हुई है? फर्स्ट है द पेन इज यूजुअली बिलो माई स्टर्नम के नीचे पेन हो रहा था। दूसरा, ईटिंग फूड मेक मी माई पेन बेटर, जब मैं खाना खाता हूं तो मेरा दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। थर्ड है द पेन गेट्स वर्स आफ्टर आई ईट फैटी फूड, जब मैं फैटी फूड खाता हूं तो ये दर्द बढ़ जाता है। और लास्ट है द पेन इज यूजुअली रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन, दर्द का संबंध जो है वो कॉन्स्टिपेशन से है। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? मरीज को कोलिसिस्टाइटिस है और दर्द के बारे में डिस्कशन चल रहा है। कौन सा डाटा इंडिकेट करता है कि मरीज का जो पेन का डिस्क्रिप्शन है वो एक्यूरेट तरीके से है? जवाब लिखिएगा साहब, कौन सा डाटा इंडिकेट करता है कि दर्द का डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्यूरेट है? तो कोलिसिस्टाइटिस वाले मरीज जो होते हैं उनमें नॉर्मली बाइल जो है उसका पंगा रहता है, और जब भी मरीज फैटी फूड का इंटेक करता है, किसका इंटेक करता है? फैटी फूड आइटम्स का, तो उस मरीज का दर्द बढ़ जाता है। और मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि जब भी दो ऑपोजिट ऑप्शन हो तो जवाब उसी में से होता है। एक कह रहा है कि खाना खाने से दर्द ठीक होता है और दूसरा कह रहा है कि खाना खाने से दर्द बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी करेक्ट होगा, खाना खाने से और स्पेशली फैटी फूड के इंटेक करने से पेन जो है वो वर्स हो जाता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी करेक्ट आंसर है। फैटी फूड के इंटेक से पेशेंट का पेन जो है वो क्या हो जाता है? वर्स हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कोलिसिस्टाइटिस फैटी डाइट इंटेक को नहीं करना होता है क्योंकि उससे दर्द जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा कंसेप्ट अगर लगाओगे तो सही होगा, नहीं तो गड़बड़। और कंसेप्ट तब लगेगा जब लाइक बटन को प्रेस करेगा, लाइक करना ना भूले, लाइक करो, शेयर करो, कंसेप्ट को लगाओ और क्वेश्चन की जो है सही करने की दशा और दिशा जो है वो बदल दोगे आप, और एकदम सही क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर सर्वाइकल यूटेराइन रेडिएशन इम्प्लांट इंसर्जन। सर्वाइकल यूटेराइन रेडिएशन इम्प्लांट इंसर्जन के लिए आप मरीज को तैयार कर रहे हो। एक मरीज है जिसमें सर्वाइकल यूटेराइन एरिया में रेडिएशन इम्प्लांट जो है वो कर रहे हो आप। कौन सा, विच विल इंक्लूड इन द नर्सेज एक्सप्लेनेशन, नर्स के एक्सप्लेनेशन में क्या बात आप इंक्लूड करोगे। सर्वाइकल रेडिएशन इम्प्लांट जो है आप यूट्रस में रख रहे हो, तो कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके डाटा के अंदर रहेगा। फर्स्ट है, टीवी और टेलीफोन यूज विल नॉट बी अलाउड व्हाइल द इम्प्लांट इज इन प्लेस। जब इम्प्लांट प्लेस के ऊपर होता है तो टीवी और टेलीविजन यूज नहीं करना होता है। दूसरा, एक फोलिस कैथेटर यूजुअली इंसर्टेड, फोलिस कैथेटर डाल दिया जाता है। तीसरा है, हाई फाइबर डाइट जो है वो रिकमेंडेड किया जाता है, हाई फाइबर डाइट रिकमेंडेड करेंगे। और लास्ट है, एक्सक्रीशन विल बी कंसीडर्ड रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का एक्सक्रीशन वहां पे होएगा। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। सर्वाइको यूट्राइन रेडिएशन इम्प्लांट जो है उसको इंसर्जन किया है, तो क्या इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रिपरेशन रहेगा इस मरीज के अंदर, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन क्या रहेगी। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे खोटा है, क्योंकि एक्सक्रीशन नहीं होता है, क्योंकि एक्सटर्नल रेडिएशन है, इंटरनल नहीं है, तो ये तो खोटा जवाब है, बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। डी ऑप्शन एकदम गलत है अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है हाई फाइबर डाइट, तो यहाँ पे मरीज को लो रेजिड्यू डाइट देनी होती है, लो रेजिड्यू डाइट देनी होती है, मरीज को हाई फाइबर डाइट देने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे खोटा रहेगा। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों ही खोटे हैं, दोनों ही खोटे हैं। ऑप्शन डी खोटा है क्योंकि रेडियो एक्टिव कंसिडरेशन एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, और ऑप्शन सी खोटा है क्योंकि हाई फाइबर डाइट जो है मरीज को रिकमेंडेड नहीं करना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है टीवी और टेलीफोन जो है वो मरीज को यूज नहीं करने देंगे, तो ये भी खोटा है क्योंकि इम्प्लांटेशन में इनको यूज किया जा सकता है, कहीं भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि जब हम ये इम्प्लांट करें कि मरीज को फोलिस कैथेटर वहां पे यूजुअली इंसर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फोलिस कैथेटर बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां का रेडियो एक्टिव है, मरीज अगर यूरिनेट करता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम वहां पे फोलिस कैथेटर के थ्रू उसके यूरिन और ब्लैडर को एम्प्टी रखेंगे ताकि जो है वो वहां पे सही से इम्प्लांटेशन वर्क कर सके और रेडिएशन थेरेपी का मरीज को फायदा हो सके। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फोलिस कैथेटर इंसर्जन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना है क्या, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग के साथ में इस लोगो के साथ में एक ऐप मिलेगा वहां पे, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल कर देना है और ऐप के सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग देनी है और अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू लिखना है। इससे क्या होगा, इससे आपको ऐप में आने वाले डिफरेंट टाइप के फीचर्स खुल जाएंगे, वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज आप अटेंड कर सकते हो, और डिफरेंट टाइप की क्लासरूम स्टडी विद टेस्ट सीरीज आप नोवल टीम के संग ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा, नोवल टीम की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी लगती है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी चाहते हो, आप एक ऐसी स्मार्ट स्टडी जिसको 5 से 6 महीने में करके आप नॉर्थ सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने की हिमाकत करना चाहते हो, तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग एक बेहतरीन क्लासरूम स्टडी से और अपने आप को बेहतरीन भविष्य की तरफ ले जाए, ताकि आप जो है अपने फ्यूचर एग्जाम्स को क्रैक कर पाए और इस बेहतरीन स्टडी के साथ में एक ब्राइट फ्यूचर का आप निर्माण कर पाए। इसी इंपॉर्टेंट चीज के साथ में आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।